नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। सरकारें क्या करती है, विपक्ष क्यों कुछ नहीं करता, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, कौन काबिल है, कौन नाकाबिल है, ये तमाम सवाल जब जनता के जहन में उठते हैं तो वो मीडिया का रुख करती है। जनता को जब रायशुमारी की जरूरत होती है तो वो मीडिया का रुख करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसी मीडिया का रुख बदला बदला सा लग रहा है। कभी किसी बड़े पत्रकार पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम, कभी सवालों में आधा अधूरा स्टिंग ऑपरेशन, और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो मीडिया की साख पर सवाल उठाता है। और इसी सवाल को आज हम उठा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीबीसी के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार। स्मिता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही मीडिया एक्सपर्ट सुधीश पचौरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि आखिर पिछले दिनों ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे इस तरह के आत्मविश्लेषण की नौबत आ गई। मैं अपने मीडिया के सारे दोस्तों को सलाम करता हूं जो इस महाभारत में संजय का काम कर रहे हैं अंधों तक बात पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं उन्हें सावधान भी करता हूं कि अपने घर में छिपे हुए इन भेड़ियों को पहचानिए जो इन कॉर्पोरेट और इन सरकारों के साथ दलाली करके पत्रकार का चोगा ओढ़े हुए हैं। मीडिया को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की तल्खी समझी जा सकती है। कुछ लोग इसे मीडिया की तौहीन करार दे सकते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, सोचिए, समझिए और बताइए, क्या ये वो वक्त नहीं है जब मीडिया को अपने अंदर झांकना चाहिए और तय करें कि यहाँ से आगे अब मीडिया को किस रास्ते पर जाना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ सुर्खियां मीडिया को लेकर ही बनी हैं और ये सुर्खियां हमें चुपचाप बैठने की इजाजत नहीं देती। शुरुआत तहलका जैसी मैगजीन के संपादक तरुण तेजपाल के यौन उत्पीड़न मामले में फंसने से हुई। इल्जाम उन्हीं की रिपोर्टर ने उन पर लगाया। तरुण ने पद की तिलांजलि देकर 6 महीने तक के स्वनिर्वासन का फैसला किया, लेकिन सवाल बाकी रह गए कि क्या इससे तरुण का अपराध कम हो जाता है। इसके बाद सामने आया एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसे मीडिया सरकार नाम की वेबसाइट ने अंजाम दिया। स्टिंग में दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने मीडिया सरकार को सरकारी मीडिया करार देते हुए सरकार के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। इन इल्जामों में कितना दम है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहस फिर से उसी मोड़ पर आ गई कि क्या सरकार और राजनीतिक दलों को चेक एंड बैलेंस करने वाली मीडिया खुद अनबैलेंस्ड हो रही है। कभी पेड न्यूज, कभी सेंसेशनल न्यूज, कभी तथ्यों से छेड़छाड़ और कभी पत्रकारिता के सिद्धांतों को ताक पर रख देना। डर है कि मीडिया की पहचान बिगड़ ना जाए और लोग सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी मीडिया मैन को मिडिल मैन ना कहने लगे। क्या इस खराब होती छवि को सुधारने के लिए और लोकतंत्र के चौथे खंबे को दरकने से रोकने के लिए हमें ठहरना और ये सोचना नहीं चाहिए कि ये कहां आ गए हैं हम। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज़। चर्चा की शुरुआत में पंकज जी से करना चाहूंगी। पंकज जी, जिस तरह की पिछले दिनों लगातार खबरें आई और साफ तौर पे जिस तरह से एक मिडिल मैन और इस तरह के कई जो शब्द है उसे नवाजा जाने लगा है मीडिया को, क्या इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है? क्या यह आत्ममंथन का वक्त आ चुका है? देखिए, मीडिया का एक निश्चित काम है। वो काम सूचना देना, यथार्थ में हस्तक्षेप करना और कई बार तथ्यों को इस तरह रखना, इतने विस्तार से, इतने समीचीन ढंग से, इतने वस्तुपरक ढंग से कि लोग उससे अपने निष्कर्ष निकाल सकें। यानी लोग बाखबर हों, लोगों की चेतना विकसित हो और लोग इस लोकतंत्र में या किसी भी ऐसे लोकतंत्र में विकसित हों, चेतना, व्यक्तित्व और अपने सामाजिक सरोकारों के धरातल पर। ये उसकी भूमिका है और रहेगी। इसमें विचलन हो सकते हैं, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और कोई भी जो जीवित समाज है, और ख़ासकर इस दौर में जहाँ वैश्वीकरण के बाद लालच की आंधी सी आ गई है और लगता है कि तमाम मूल्य जो हमारे पारंपरिक मूल्य थे, हमारी नई जीवन दृष्टि थी, जैसे सब कुछ पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में अगर विचलन है, ऐसे में अगर कुछ चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये अस्वाभाविक नहीं है।
बिल्कुल। सुधीर जी, ये जो भूमिका पंकज जी ने व्याख्या की कि क्या मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और उसमें विचलन की स्थिति अब हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह नजर आ रही है? अगर मीडिया के सफर को हम देखें तो क्या आज हम उस पड़ाव पर हैं कि हम में कुछ लालच भर गया है, स्वार्थ हमारे ऊपर हावी होने लगा है, अपनी भूमिका को हम ट्विस्ट कर ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए? मीडिया का मतलब अगर हम अखबार भी शामिल करें तो अखबार कुछ अलग ढंग की भूमिका निभा रहे हैं, टेलीविज़न कुछ अलग ढंग की भूमिका निभा रहा है और सोशल मीडिया कुछ अलग ढंग की भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ से क्यों शुरू करें? हम यहाँ से क्यों नहीं शुरू करते हैं कि जो लोग स्टिंग के महारथी शुरू हुए, जिन्होंने सरकारें गिराने और हिलाने के दावे किए एक ज़माने में, वो स्टिंग उन्हीं को खुद खा रही है। पहली बात, तेजपाल साहब का जो तहलका है वो इसी बात से नामी हुआ कि वे स्टिंग के महारथी हैं और उन्होंने बड़े मंत्रियों पर भी हाथ डाले, मुकदमे चले, अदालतें बनी और सरकारों पर आफत आई। इतने बड़े काम के बाद में ये जिम्मेदारी आयत हो जाती है ऐसे पत्रकार पर कि वह उस मर्यादा का पालन करे। लेकिन जिस तरह के डिटेल्स सामने आए हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। हम कोई फैसला नहीं दे सकते जी। अदालत फैसला दे, जांच कमीशन फैसला दे, पुलिस फैसला दे तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह के डिटेल्स सामने आए हैं उससे लग रहा है कि मीडिया जिस तरह से पावर जनरेट कर देता है और आदमी के दिमाग में पावर को बिठा देता है और उस पावर के नशे में आदमी कुछ का कुछ करता है और आवारागर्दी एक तरह की बिल्कुल, यानी एक ऐसा अनैतिक व्यक्तित्व है वह है जो बड़ी नैतिकता के पीछे, अब नैतिकता के आवरण में छिपा हुआ है। मैं एक और बात कहूँगा, एक चैनल पर कल एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार ने बहस के ठीक बीच में SMS को जैसे ही पढ़ा और उसमें जो तर्क आया वो तर्क ये आया जो इस मैं इन्वर्टेड में कहूँगा जिसने अपराध किया है उसकी तरफ से तर्क था कि ये कॉन्सेंसुअल सेक्स हो सकता है। इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे ही एंकर ने उनको रोका टोका और उसके बाद में वो बराबर कहते रहे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद में आखिर में उन्होंने ये बोला कि मीडिया को अपने गरिमा में झांकना चाहिए। ऐसे बहुत से बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत से लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ किया है जो कथन करने योग्य नहीं है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो ताकत अर्जित कर ली जाती है उससे जो अहंकार पैदा हो जाता है उसकी वजह से ये एक तरह से हमारे कानून हमारे हाथ में है, दुनिया हमसे डरती है। बिल्कुल, और हम लोगों के चूंकि माइंडसेट बनाने का हम काम कर रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब पावर हमारे ऊपर है। नए खुदा हैं जी, स्मिता जी को भी मैं जोड़ लूं इस चर्चा में। जी सुधीर जी, स्मिता जी को मैं जोड़ लूं इस कड़ी में। जब ये मामला चल रहा है इस बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं की खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगी कि महिलाओं की संख्या बाकी दूसरे सेक्टर्स के तुलना में अगर बात करें तो मीडिया में काफी ज्यादा है, लेकिन क्या तब भी महिलाओं को हम सुरक्षित मान सकते हैं? और अगर जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं, क्या वही नहीं है कि चूंकि पावरफुल हो गए हैं मीडिया में बड़े पदों पर बैठे लोग और ऐसे में जो महिला सहकर्मी हैं उनकी क्या स्थिति है? आप खुद ही, मैं चाहूंगी कि आप बताएं। नहीं, बिल्कुल साफ है बात। और अभी सुधीर जी ने जो मर्यादा की बात कही, वो लोग इस मीडिया में एक स्थापित पद पर बैठे जो लोग हैं जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मीडिया भी समाज में एक पब्लिक पोजीशन है और वो लोगों की निगाह में रहते हैं। जब आप पूरी दुनिया पर सवाल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर वरिष्ठ मंत्रियों और समाज के दूसरे स्तंभों पर आप सवाल करते हैं, तो आप अपने ऊपर जब सवाल हो रहे हैं तो आप अपने ऊपर सवाल फेस करने से कैसे बच सकते हैं? और जिस तरह के ब्यौरे सामने आए हैं, मैं तो ये मानती हूं कि विक्टिम की तरफ से जो कुछ भी विक्टिम ने जो अनुभव से वो गुजरी है और अभी भी गुजर रही होगी, उसका जो ईमेल है, मेरे पास कोई कारण नहीं है उस पर कोई शक करने का जब तक कि कोई और तथ्य सामने ना आ जाए। और उस ब्यौरे को अगर आप पढ़े तो साफ दिखाई देता है कि तरुण तेजपाल जो संपादक हैं इस समय सवाल में, उस ईमेल का मैं समझती हूं कि सबसे डैमेजिंग वाक्य उसमें जो दिखाई देता है वो ये है कि जब उन्होंने उससे कहा कि जब लड़की ने बार बार उन्हें मना किया कि आप ऐसा न करें, तो उन्होंने उसकी ना को ना मानने के बजाय उन्होंने कहा दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर यू टू कीप योर जॉब। अर्थात तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है, अपना फ्यूचर, अपना करियर तुम्हें चाहिए, तुम्हें अपना भविष्य चाहिए, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। मैं समझती हूं कि उसके बाद जो तरुण तेजपाल की तरफ से तमाम सफाई और ईमेल और बयान आए हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर उन्होंने ये बात कही थी। इसीलिए मैं उस पर लौटूंगी जो सवाल आपने पूछा
कि कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं समझती हूं कि मीडिया अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह अपने आप को जिम्मेदार साबित करना चाहता है तो दूसरों पर सवाल करने वाले खुद पर भी सवाल को फेस करे। और ये सीधे सीधे क्रिमिनल ऑफेंस का मामला है, इस पर कोई राजनीति, कोई साजिश, कोई ढांपने ढूंपने की कोशिश कतई ना हो। पहले ही तहलका संस्थान के मैनेजमेंट की ओर से मामले को दबाने की पूरी कोशिशें हुई हैं। बहुत अच्छा हुआ अगर इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां हम बहुत शॉक्ड हैं, वी आर डिसगस्टेड, बहुत परेशान हैं, हम चिंतित हैं जो तथ्य बाहर आए हैं, उसमें अगर जरा सा एक हल्की से संतोष की कोई बात है तो वो ये है कि लड़की ने चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां होती है, लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां, अधिकतर लड़कियां शांत रह जाती है। और खासतौर पर इस मामले के सामने आने के बाद जिस तरह प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें कई लोगों ने ऐसा बताया है कि जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो खुद उनकी महिला सहकर्मियों ने उन्हें मना किया कि ऐसे आवाज नहीं उठाओ, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा या फिर तुम्हारे ही चरित्र पर सवाल उठाए जाएंगे। तो ऐसे में मीडिया की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं और जो आम महिलाएं हैं जिनके हक की बात हम उठाते हैं, वो खुद कितनी जागरूक हैं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। और ये सिर्फ मीडिया में नहीं, टीचिंग के प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, आईटी के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में तथ्य बाहर आ रहे हैं, सेना में ऐसे तथ्य आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि फ्यूचर और करियर का सवाल होता है और हमारे यहाँ सिर्फ फ्यूचर और करियर का सवाल नहीं है, उससे एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा होता है। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है ये एकमात्र ऐसा अपराध है दुनिया का जिसमें कि विक्टिम ज्यादा दोषी मानी जाती है और जो परपिट्रेटर है, जो क्रिमिनल है, कहीं ना कहीं उसके प्रति एक सहानुभूति कहां से पैदा हो जाती है आज तक मेरी ये समझ नहीं आता। सीनियर वरिष्ठ लोग हमारे प्रोफेशन के, आप माफ करेंगे सर, एक संपादक का नाम, पूर्व संपादक का नाम सुधीर जी ने इशारा किया उनकी ओर। अभी भी एक लॉबी ऐसी है, बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, हमारे सीनियर संपादक जो कि कोई ना कोई, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो तरुण को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक बचाव की खिड़की निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मामला अदालत तक मीडिया हाउसेस की भूमिका जब तक वो खुद न तय करे तब तक शायद इन स्थितियों में बदलाव की हम गुंजाइश नहीं देखते हैं। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हम मीडिया के पर ही मंथन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान सुधीर जी, पंकज जी, स्मिता जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, जिस तरह से मीडिया में ये तमाम चीजें जो अब खुलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में अगर बात करें तो एक धारणा है कि मीडिया में जो लोग हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, दूसरों के हक की बातें करते हैं, महिलाओं की समानता की बातें करते हैं, लेकिन क्या जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये बात नहीं उठनी चाहिए कि वाकई आज भी मीडिया में भी जो लोग हैं उनकी मानसिकता कहीं भी आम पुरुषों से अलग नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं इसको मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस देश के बड़े नौकरशाहों को जानता हूँ, बड़े राजनेताओं को जानता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ। और ये जो पुरुष प्रभुतावाद है, जो मेल शोविनिज्म है, जब तक इस मेल शोविनिज्म की बुनियादों पर हर तरह से चोट न की जाए, संस्कृति के मोर्चे से, कानून के द्वारा, तब तक ये चीज़ ऐसे ही बनी रहेगी। क्योंकि ये क्यों होता है कि एक जो ताकतवर संपादक है या ताकतवर नौकरशाह है या ताकतवर राजनेता है, वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल अपने को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले स्त्री के शरीर पर करना चाहता है या इस तरह के तमाम अतिचार और अनैतिकताओं से अपनी उस ताकत को महसूस करना चाहता है। तो इसके पीछे वही जो एक पुरुष प्रभुतावाद है, जो मेल शोविनिज्म है, और उसी की वजह से अभी थोड़ी देर पहले स्मिता ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जो पीड़िता है वो उसी पे स्टिग्मा समाज लगा देता है कि वो खराब है और ऐसी वैसी है, और पुरुष जो है किसी न किसी तरह जुल दे के निकल जाता है। तो ये इसलिए है कि वो पूरी की पूरी एक मानसिकता है जो पुरुष शासित समाज में स्त्री को देह भर समझता है, और जो ताकतवर लोग हैं, जो जिनमें जो संस्कारहीन लोग हैं या जो अपने ताकत को महसूस करना और करवाना चाहते हैं। मैं एक एम्प्लॉयर रहा हूं खुद, मैंने कई सौ लोगों को, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, एम्प्लॉय किया है। लेकिन वो एक दृष्टि होती है, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं,
वो एक दृष्टि होती है कि इस समाज में जहां जेंडर की गैर बराबरी और है, कम से कम मीडिया, मतलब मैं इसे अलग और इसे पर्टिकुलरली मीडिया का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि इससे एक उम्मीद होती है, मीडिया में काम करने वाले लोगों से, आम लोगों को एक उम्मीद होती है कि जब ये जागरूक है या ये हक की बात करें तो कम से कम यहां पर तो वो सुचिता होगी। लेकिन जो आजकल जो खबरें आ रही है उससे जाहिर तौर पर उसे एक ठेस पहुंच रही है। सुधीर जी, अब हमने मेल मेंटालिटी की बात कर ली है, लेकिन अगर स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो वो भी कहीं से भी अलग नहीं है। वही जो कुछ एक महिला को आमतौर पर झेलना पड़ता है, एक महिला को भी एक मीडिया हाउस में भी वही सब झेलना पड़ता है। और शायद इसीलिए जो आवाज उठती है वो आवाज दबा दी जाती है, या फिर लड़कियां यहां भी जो महिलाएं हैं वो आवाज इस तरह की किसी मामले के खिलाफ उठा भी नहीं पाती है, हिम्मत नहीं कर पाती हैं। देखिए, मैं अभी आपको उदाहरण दूं, शायद आपके यहाँ वो विज्ञापन ना हो, लेकिन एक और चैनल पर विज्ञापन आ रहा है। करीब आधा घंटे डिबेट होने के बाद वो विज्ञापन अचानक आया कि एक आदमी अपनी बीवी को डांटता हुआ कहता है कि ये ऑन क्यों नहीं है गीजर जी, और वो स्त्री कहती है कि ये तो ऑन है। माने सिंपल डोमेस्टिक वायलेंट बिहेवियर का उदाहरण है वो टेलीविजन पर तब आ रहा था जब विशाखा के इशू पर लोग चर्चा कर रहे थे। तेजपाल जी को कह रहे थे कि भाई इसको पकड़वा दो, ठीक है, और बड़े बड़े पत्रकार थे। मैं ये कहूंगा आपसे कि जो हमारा मीडिया है उसका जो अपना करैक्टर है, इस करैक्टर के भीतर ही बहुत सी आवारागर्दी छिपी हुई है। मैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिलसिले में कहूंगा। एक बात बीच में कहना चाहूंगा। एक बहुत उपयोगी और जरूरी बात तुमने कही शुरू में ही कि जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो साइबर स्पेस है, उन तीनों का फर्क तूने बताया था। मेरे ख्याल से इस पर भी टिप्पणी की जानी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि मीडिया की अपनी वर्क कल्चर है, उसमें लड़की एक चेहरा है, एक प्रेटी फेस है, बिल्कुल, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। शायद स्मिता जी भी इस चीज से राजी होंगी कि एक महिला सहकर्मी अगर दफ्तर में ज्वाइन करती है तो सबसे पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस पर, उसके पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना शुरू हो जाता है, या जो पुरुष सहकर्मी होते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, न कि एक महिला सहकर्मी की जो टैलेंट है उसके बारे में जिक्र होता है। यहीं से ये सोच शुरू हो जाती है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, स्त्रियों ने भी बहुत मुकाम हासिल किए हैं, बहुत सी अच्छे संपादक भी पैदा हुए हैं, बहुत से अच्छे रिपोर्टर भी पैदा हुए हैं, उनके साहस की दाद दी जानी चाहिए। लेकिन रिस्क फैक्टर उनके साथ भी रहता है। बिल्कुल, जो कह रही है अपने प्रति अपराध हुआ है वो हिम्मत वाली है, लेकिन अनंत ऐसी होंगी जो नहीं कहती हैं। मगर इस उदाहरण से कुछ स्पेस बना है, वो स्पेस क्रिटिकल स्पेस है, इससे सिद्ध होना चाहिए, तय होना। सिर्फ विशाखा की गाइडलाइंस के हिसाब से कमेटी बना देना तुरंत, ये भी गलत है। अच्छा, उसमें भी कमेटियां जो गठित होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं हुई है। 80 से 90% मीडिया हाउसेस में अभी भी कमेटियां गठित नहीं की गई वो सही है, लेकिन तुरंत भी वो नहीं गठित हो सकती। आपको बाकायदे 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, तब जाकर वो कमेटी बनती है और उसके सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, उसके भी नॉर्म्स हैं, उसके भी नॉर्म्स हैं। और दूसरी चीज कि भाई इतने भर से काम नहीं चलेगा, सवाल है जहनियत के बदलने का। हमने देखा यह है कि बहुत से हाउसेज में, प्रिंट में एक बड़ा अंग्रेजी प्रिंट हाउस है, होली के दिनों में अंडरग्राउंड पेपर उसके प्रेस वाले निकाला करते थे और पत्रकार लोग निकाला करते थे, और उस पर से मैं इतना ही कहूंगा कि वो अश्लीलों से भी ज्यादा अश्लील बातें उसमें होती थी, चित्र छपा करते थे नंगे। वो हाउस सबसे ज्यादा नैतिकता की बात कर रहा है। प्रश्न मेरा यह है कि आप अपने हाउस में एक और सेक्स बेचते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि स्त्री के हकों की रक्षा हो। आप फ्रंट पेज पर माधुरी दीक्षित को बेचते हैं, मरने की खबर नहीं देते, कोई गमी की खबर नहीं देते, आप चकाचक दिखाना चाहते हैं, आप सोशल नहीं रह गए। एक और चीज इसके साथ हुई है, देखिए ये टेलीविजन एक ऐसी चीज है जो हमें जमीन से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, इसका बहाना मीडिया हाउसेस टीआरपी और रीडरशिप पर थोपते हैं, क्या ये वाजिब है या सही है? इसको किस हद तक माने इस बहाने को? ये टीआरपी जनता का अपमान मात्र है और कुछ नहीं। ये गैर वाजिब जनता के नाम पर ये अपमान और धंधा है, और ये सारा मैन्युफैक्चर्ड होता है। ये सारा मैन्युफैक्चर्ड होता है जो बार बार साबित हुआ है। मैं एक और बात कहूंगा, ये आग्रह ही किस जनता ने अनैतिक है और जनविरोधी, किस जनता ने ये चाहा कि कोई स्त्री बेपर्दा होकर के सबके सामने आए? वो एक बहुत प्राइवेसी की जगह होती है, जहां स्त्री पुरुष अगर आपस में मिलते हैं, शादीशुदा मिलते हैं, तो एक नितांत प्राइवेट दुनिया होती है। वो सार्वजनिक 24 घंटे की दुनिया नहीं होती। लेकिन ये सेक्स बेचते हैं, सनसनी बेचते हैं, मुकदमा बेचते हैं। मैं अब एक और बात कहूंगा, यही मीडिया था अंग्रेजी का
दिसंबर में जो घटना हुई थी बहुत जघन्य घटना थी। बहुत अच्छा काम किया मीडिया ने कि पब्लिक का जो गुस्सा था उसको दिखाया और लोगों को बताया और एक कानून भी वहां तक आया। लेकिन बहुत से नेताओं पर आधा घंटे में न केवल आप इस्तिगासा दायर करते हो, उस पर आरोप लगाते हो, वकील बनते हो, जज बन जाते हो, फैसला देते हो, उसे जेल नहीं भेज पाते बस आप। मेरा कहना यह है कि आपने जो एक प्रैक्टिस अपना रखी है मुकदमेबाजी की, जो प्राइम टाइम में आज आप सिर्फ एक खलनायक ढूंढते हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे कोई और। बताना चाहूंगी ऐसे में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये कीचड़ लौट करके आपके चेहरे पर पड़ी है, आप तिलमिला गए। बिल्कुल। स्मिता जी, हाँ बताएं आप। मैं यही बता रही थी, जो सुधीर जी ने जिस बात को उठाया, बहुत सी विडंबनाएं हैं और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी केस में आप देखें, जब निर्भया केस, जिसको निर्भया केस के नाम से अब जाना जा रहा है कानूनी और कानूनी दुनिया में और समाज में, उस दौरान इंडियन विमेन्स प्रेस कोर की ओर से निर्भया कांड पर जब जनता बहुत आंदोलित थी, पूरा शहर परेशान था और पूरे देश भर में लोग परेशान थे उस अपराध की जो ब्यौरा, जो ब्रुटैलिटीज उसके सामने आई, उस समय एक सेमिनार किया गया था और उसमें शोमा चौधरी को, जो आज खुद सवाल के घेरे में है, गोवा पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है अभी। शोमा चौधरी उस सेमिनार की मुख्य वक्ता थी और शोमा चौधरी ने बहुत ही दंभ के साथ तब तमाम मौजूद पत्रकारों को यह सलाह दी थी कि आज पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहले के विपरीत आजकल पत्रकार किसी मुद्दे पर स्टैंड लेने से कतराते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि जो नसीहत शोमा चौधरी ने हम सब सुनने वालों को दी थी, वो उसी स्टैंडर्ड को अपने ऊपर अप्लाई करें कृपया। और दूसरी बात, ये जो पूरी जो शर्मनाक घटना गोवा की सामने आई है, ये तहलका की ओर से एक थिंक फेस्ट का कार्यक्रम 2 साल से आयोजित हो रहा है, उसमें उसके दौरान ये घटना घटी। और जिस दिन ये सारा शर्मनाक वाकया उस पीड़ित जर्नलिस्ट के साथ पेश आया, उस दिन वहां पर चर्चा का विषय था द बीस्ट विद इन, यानी हमारे बीच का जो पशु, जो हमारे बीच का जानवर है। चर्चाएं हो रही है। तो पंकज जी, आप बहुत कम समय रह गया इस कार्यक्रम में, आखिरी कमेंट्स में आपसे चाहती हूँ अपने ऊपर भी वो स्टैंडर्ड अप्लाई करें जी। मैं सिर्फ यही उम्मीद करूंगी। पंकज जी, वही सेमिनार्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, ये चर्चाएं, गोष्ठियां होती हैं, हम हमेशा अपने अंदर के जो इस बीस्ट है इसको पहचानने की, बदलने की बात करते हैं। क्या आपको ये तमाम जो साथ ही बहाने भी दे दिए जाते हैं, उन तमाम चीजों के मद्देनजर आपको कितनी उम्मीद नजर आती है और वाकई क्या करें? नहीं, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि तमाम समाजों में इस तरह के संकट बार बार आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन हमें अपना जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी एक सकारात्मक मानवीय दृष्टि है जी, उसके साथ हमें अपने प्रयत्नों को तेज करना होगा, तेजतर करना होगा, ताकि चीजें बदलें। और जिस पुरुष प्रभुतावाद की मैंने बात की है, उसका बदलना, उसे नष्ट किया जाना, जो कि हजारों साल से तमाम समाजों को ग्रसे हुए है, वो पुरुष प्रभुतावाद टूटे और स्त्री को देह समझने की, मात्र देह समझने की प्रवृत्ति तभी समाप्त होगी। जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ निकलकर सामने आ पाया है। ये भी एक मीडिया हाउस है और हम तमाम लोग ये सोचे कि जो हम कहते हैं लोगों से, उस पर खुद हम अमल करें और अपने अंदर झांक कर देखें, और शायद तभी हम अपनी भूमिका सच्चे तरीके से निभा पाएंगे और एक क्रेडिबिलिटी भी हमारी बन पाएगी, हमारी तभी उपयोगिता भी रह पाएगी लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।